हेलो एवरीवन। चलिए आज हम लोग इस चैप्टर को तो शुरू कर ही चुके हैं। अब पिछले वीक में हम लोग पिछले क्लास में हमने देखा था कुछ रिएक्शंस के बारे में, है ना। आज ज़रा हम लोग देखते हैं बैलेंसिंग। वैसे तो हम लोग कर चुके हैं लेकिन कुछ एग्जांपल्स और ले लें, ठीक है, तो आपको वो चीज़ अच्छे से समझ में आ जाएगी। जैसे ये क्वेश्चन हम लोग देख सकते हैं, कन्वे द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन ऑन एडिंग एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड टू एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। कॉपर हाइड्रोक्साइड इज प्रेसिपिटेटेड एंड सोडियम सल्फेट रिमेन्स इन सॉल्यूशन। मतलब इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है वो देखिए कि एक एक्वस सॉल्यूशन है सोडियम हाइड्रोक्साइड का। अब सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला क्या है? NaOH, ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे। तो ऑन एडिंग एन एक्वस सॉल्यूशन मतलब अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड के एक्वस सॉल्यूशन में हम लोग कॉपर सल्फेट के एक्वस सॉल्यूशन को ऐड करते हैं। एक्वस सॉल्यूशन का मतलब कि जैसे कॉपर सल्फेट है CuSO4, उसको हमने वाटर में ऐड करके सॉल्यूशन बना लिया तो वो एक्वस सॉल्यूशन है, ठीक है। तो जब हम लोग NaOH के सॉल्यूशन को कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन दोनों मिक्स करते हैं तो कॉपर हाइड्रोक्साइड बनता है प्रेसिपिटेट की तरह। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन हम लोग देख चुके हैं। इनसॉल्युबल सब्सटेंस, वो सब्सटेंस जो डिजॉल्व नहीं होता, वो सब्सटेंस जो घुलता नहीं है, ठीक है। एंड सोडियम सल्फेट रिमेन्स इन सॉल्यूशन, यानी कि सोडियम सल्फेट वो सॉल्यूशन में रहेगा और कॉपर हाइड्रोक्साइड जो है वो प्रेसिपिटेट बन रहा है, यानी कि वो सॉल्यूशन में मिक्स नहीं हो पा रहा, ठीक है। अब पहले तो इसको वर्ड इक्वेशन में लिख ले रहे हैं। हालांकि एग्ज़ाम में कोई ज़रूरी नहीं कि आप वर्ड इक्वेशन में उसको लिख रहे हैं, ठीक है। यहाँ थोड़ा सा भी हम लोग शुरुआत का स्टेप है ना, तो थोड़ा समझ समझ के चल रहे हैं। जब हमने क्वेश्चंस के अनुसार लिखना शुरू किया यहाँ पर कि कॉपर सल्फेट प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्वेश्चन में तो यही है, कॉपर सल्फेट प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड बना क्या? कॉपर हाइड्रोक्साइड और सोडियम सल्फेट। तो सबसे पहला काम तो होगा कि हमें इनका फॉर्मूला लिखना होगा, क्योंकि उसके बिना तो हम बैलेंस कर नहीं सकते ना। कॉपर सल्फेट का सिंबल क्या होता है? Cu। सल्फेट क्या होता है? SO4। तो क्या लिखा हमने? CuSO4। अब कुछ स्टूडेंट्स को ये भी परेशानी होती है कि सर फॉर्मूला लिखें तो कैसे लिखें। उसके लिए तो थोड़ा आपको वैलेंसीज याद रखने होंगे। वैलेंसीज याद रखेंगे आप एलिमेंट्स के और पॉलीएटमिक आयंस के, तो आपके लिए काम आसान हो जाएगा। अब जैसे कॉपर की बात कर रहे हैं, कॉपर सल्फेट, यहाँ वैलेंसी कॉपर का 1 है, सल्फेट, ठीक है। अब यहाँ कॉपर सल्फेट जब हमने यहाँ देखा तो कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला होता है CuSO4, ठीक है। लेकिन कॉपर का कहीं कहीं पे क्या होता है वैलेंसी, कहीं कहीं 1 भी होता है, कहीं कहीं 2 भी होता है, ठीक है। कहीं कहीं 1 भी और कहीं कहीं 2 भी होता है। यहाँ पर 2 है क्योंकि सल्फेट SO4 2 माइनस होता है, कॉपर का 2 है तो दोनों कैंसिल हुआ तो CuSO4। सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम की वैलेंसी 1 होती है, हाइड्रोक्साइड की भी 1 होती है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है, NaOH, ठीक है। कॉपर हाइड्रोक्साइड क्या होता है? CuOH2। कॉपर की अभी हमने बात की थी, ठीक है, और OH2। तो कॉपर हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला क्या है? CuOH2, ठीक है। यहाँ पे देखिए OH हम लोग जानते हैं उसकी वैलेंसी 1 है, कॉपर की 2 है, जब क्रॉस किए तो क्या बना? CuOH2, ठीक है। अब इसको हम जब ने फॉर्मूला में हम डाल रहे हैं तो क्या हुआ? CuSO4 प्लस NaOH, CuOH2 प्लस Na2SO4, सोडियम सल्फेट, ठीक है, सोडियम सल्फेट, क्योंकि सोडियम की वैलेंसी 1, SO4 की 2, क्रॉस किए तो क्या बना? Na2SO4, ठीक है। वैलेंसी के इस्तेमाल से, वैलेंसी के हेल्प से कैसे फार्मूला लिखते हैं ये आप क्लास 9th में ही पढ़ चुके हैं, और अगर आप भूल गए हैं तो चलिए मैं किसी दिन एक अलग से वीडियो बना दूंगा, वैलेंसी क्या होती है, एलिमेंट की वैलेंसी, पॉलीएटमिक आयंस की वैलेंसी, और कैसे फार्मूला हम लोग लिखते हैं, ठीक है। अभी फ़िलहाल हम लोग थोड़ा क्वेश्चन के अनुसार बैलेंसिंग को एक बार रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। तो फॉर्मूला यहाँ पर क्या है, इक्वेशन क्या है? CuSO4 NaOH, CuSO4 प्लस NaOH, CuOH2 प्लस Na2SO4। चलिए हम लोग क्या देखे थे कि जब हम लोग को बैलेंसिंग करना होता है तो हम लोग इस तरह से लिखते हैं
कि रिएक्टेंट में कितने एटम्स, पहले तो रिएक्टेंट में कितने एलिमेंट्स हैं, सबसे पहला काम तो वो है कि रिएक्टेंट्स में कितने एलिमेंट्स हैं। फिर हम लोग देखते हैं कि रिएक्टेंट्स में जितने भी एलिमेंट्स हैं उसमें एटम्स कितने हैं और प्रोडक्ट्स में एटम्स कितने हैं। एक चीज़ तो हमेशा याद रखिएगा, जो हम पहले भी कह चुके थे, कि केमिकल रिएक्शन का मतलब ही यही होता है कि रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स। एटम्स रीअरेंज होते हैं, नया सब्सटेंस बनेगा जरूर बट रीअरेंज होके बनेगा। कहने का मतलब है कि अगर हम कहें कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रिएक्ट कर रहा है, ठीक है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रिएक्ट कर रहा है, तो जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रिएक्ट करेगा, ठीक है, जब यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जहाँ रिएक्ट किया, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जहाँ रिएक्ट करेगा वहाँ पर, तो जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रिएक्ट कर रहा है, ठीक है, जैसे हमने लिखा है H2, ठीक है, और O2 को रिएक्ट कराया हमने, H2 और O2 का देखिए रिएक्ट कराया, तो क्या बनेगा यहाँ पर H2O। तो इस H2O में क्या है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ही है ना, कोई नाइट्रोजन या कोई कार्बन या कोई अदर एलिमेंट तो नहीं आ गया। तो ये चीज़ तो हमें याद रखना है कि जब कोई भी रिएक्शन हो रहा है तो रिएक्टेंट में जो एटम्स है वही प्रोडक्ट में ही है। नया सब्सटेंस बना है लेकिन एटम्स रीअरेंज होने के साथ, तो यहाँ पर भी वही चीज़ है। जब हम लोग देखते हैं कि कॉपर सल्फेट और सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट करता है, तो पहला तो हमने क्या काम किया कि रिएक्टेंट्स में देखा कि देखिए ये रिएक्टेंट हमारा CuSO4, तो नंबर ऑफ Cu एटम्स कितना है 1, चलिए ठीक है। अब नंबर ऑफ S एटम्स कितने हैं 1, चलिए ठीक है। उसके बाद O कितने हैं 4 लिखा हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पर तो 4 है, कोई बात नहीं, लेकिन हम लोग को तो दोनों देखना है, रिएक्टेंट तो दोनों ही है ना। तो यहाँ ऑक्सीजन 4 है लेकिन एक ऑक्सीजन यहाँ भी है, इसलिए टोटल ऑक्सीजन कितना हुआ 5। Na एटम्स कितना है देखिए 1, ठीक है। ये तो बैलेंसिंग के बाद यहाँ 2 लिखा हुआ है ना, तो वो चीज़ तो यहाँ जब बैलेंस हुआ उसके बाद का ये फॉर्मूला है, इसलिए आप कंफ्यूज मत होइएगा। ओरिजिनल इक्वेशन आपका यहाँ पर है, ठीक है, CuSO4 + NaOH, है ना। तो Na 1 है और H भी 1 है। अब अगर हम लोग रिएक्टेंट में आते हैं, ठीक है, तो रिएक्टेंट में देखिए Cu कितना है 1 ही है, ठीक है, O कितना है O2, ठीक है, और इधर 4, तो टोटल हो गया 6। S कितना है तो 1 ही है, देखिए यहाँ पे S 1 ही है, तो S यहाँ 1 ही लिखा हुआ है, ठीक है। दूसरा उसके बाद क्या बचता है Na एटम, तो Na कितना है यहाँ पर, यहाँ 2 है, यहाँ Na 2 है, यहाँ पर, यहाँ देखिए यहाँ पर Na, चलिए आपको इधर से समझाते हैं, यहाँ से आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाएंगे। यहाँ देखिए, ठीक है, जैसे Cu यहाँ पर 1 है, यहाँ भी देखिए Cu 1 है, ठीक है, S 1 है, यहाँ भी देखिए आपका S 1 है, यहाँ O देख लीजिए O 4 है, और यहाँ एक और O है, तो O 5 हो गया ना, ठीक है। तो यहाँ देखते हैं O 2 है और यहाँ पर 4, तो 2 + 4 6 है, यानी ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है। और अगर हम लोग हाइड्रोजन की बात करें तो यहाँ एक H है, यहाँ हाइड्रोजन 2 है, यानी हाइड्रोजन भी बैलेंस नहीं है, ठीक है, हाइड्रोजन भी बैलेंस नहीं है। एक चीज़ याद रखिएगा, ये जो ब्रैकेट में OH2 दिया हुआ है ना, ये 2 जो है H के लिए भी है O के लिए भी है। ऐसा नहीं है कि H के बगल में आपको दिख रहा है तो H2 है और O 1 हो गया, नहीं, ब्रैकेट है तो ये 2 जो है H के लिए भी है और O के लिए भी है, ठीक है। तो ओरिजिनल इक्वेशन हमारा यही था, उसके अनुसार ही हमने देखा कि हाँ हमारा क्या था, उस अनुसार से हम लोग क्या देखते हैं कि यहाँ कॉपर 1 बैलेंस्ड है, S भी बैलेंस्ड है, सल्फर बैलेंसिंग, ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है, और Na भी आपका बैलेंस नहीं है, H भी बैलेंस नहीं। अब बैलेंस कैसे करें हम, बैलेंसिंग करने के लिए मैंने आपको सिखाया था कि जब भी आपको कोई डिजिट लगाना है तो आप जो भी सिंबल है या फॉर्मूला उसके पहले लगाएंगे, बाद में नहीं। जैसे है यहाँ पर कॉपर तो बैलेंस था ही, तो हमने कॉपर के पीछे कुछ लगाना ही नहीं है। सोडियम बैलेंस नहीं था तो हमने यहाँ 2 लिखा, तो 2Na लिखा, Na2 नहीं लिखा। यहाँ Na2 है तो ये ठीक है, Na2SO4 तो फार्मूला ही है, बट यहाँ पर Na2OH नहीं कर सकते हम, तो फार्मूला ही चेंज हो जाएगा। तो हमने Na के पहले 2 लगा के देखा, चलो ठीक है, 2 लगा के देखा तो हमने क्या देखा कि यहाँ पर ये बैलेंस हो गया, 2Na या Na2 सेम चीज़ है, ठीक है, 2Na या Na2 सेम चीज़ है। चलिए, तो Na तो बैलेंस हो गया। अब O की बात करते हैं, ठीक है, O4, इधर तो O4 है, ठीक है, और यहाँ पे देखिए 2O,
तो वो भी हो गया 2, तो 4 + 2 6। यहाँ ऑक्सीजन देखिए 2 और इधर 4, तो ऑक्सीजन भी बैलेंस हो जा रहा है हमारा। अब रह गई H की बात, तो 2, ये जो 2 है ये Na के लिए भी है, O के लिए भी है और H के लिए भी है, यानी कि H कितना हो गया, 2 एटम्स इधर हो गया और यहाँ पे भी H2 एटम्स यहाँ पर है ही, यानी कि हमारा इक्वेशन क्या हो गया, बैलेंस हो गया। तो इस तरह से हम लोग बैलेंसिंग करते हैं, इस तरह से हम लोग बैलेंसिंग करते हैं। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो देखिए, जब हम लोग आयरन की बात करते हैं ये जानना ज़रूरी है, क्योंकि बहुत जगह आप लोग देखिएगा आयरन का Fe2O3 मिलेगा, Fe3O4 मिलेगा, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो याद रखिएगा आयरन जो है 2 तरह का वैलेंसी शो करता है, आयरन 2 वैलेंसी भी शो करता है, ठीक है। आयरन जो है 2 वैलेंसी शो करेगा आपका, 2 भी और 3 भी, ठीक है। यहाँ देखिए आयरन 2 ऑक्साइड जिसको हम FeO कहते हैं, आयरन 2 ऑक्साइड जिसको हम FeO कहते हैं, यहाँ पे आयरन की वैलेंसी 2 है, ऑक्सीजन की तो 2 है ही, तो इसीलिए ये फॉर्मूला क्या हो गया FeO, और जिसको हमने क्या बोला फेरस ऑक्साइड, FeO और जिसको हमने क्या बोला फेरस ऑक्साइड, ठीक है। अब आयरन 3 ऑक्साइड, एक आयरन की वैलेंसी मैंने बताई 2 और 3 दोनों है, तो एक तो हो गया 2, तो FeO कह दिए। दूसरी ऑक्साइड है Fe2O3, इसमें आयरन की वैलेंसी 3 है, देखिए दिस इज कॉल्ड आयरन 3 ऑक्साइड, वैलेंसी इज 3, तो इसको हम लोग क्या बोले Fe2O3, Fe2O3 कैसे हुआ है Fe2O3, आप देखिए उसके लिए हम लोग 9th में सीखे थे, ये Fe लिखे ऐसे, O लिखे ऐसे, Fe की वैलेंसी 3 है वहाँ पर, और O की वैलेंसी तो हम जानते ही हैं 2 है, हमको इसको सिर्फ क्रॉस करना होता है ऐसे, देखिए तो क्रॉस किए तो क्या बनेगा Fe2O3, ठीक है। Fe की वैलेंसी 3, O की वैलेंसी 2, क्रॉस किए तो Fe2O3। फर्स्ट केस में क्या था FeO, तो फर्स्ट केस में जब FeO है तो वहाँ वैलेंसी 2 है, हाँ वैलेंसी Fe की वैलेंसी 2 है, O की वैलेंसी भी 2 है, दोनों क्रॉस हो गए, और क्रॉस होने के बाद Fe2O2, तो दोनों 2 कॉमन है तो FeO हो गया। तो 2 तरह का ऑक्साइड होता है आयरन का, FeO और Fe2O3। एक और ऑक्साइड होता है जो Fe3O4, ये कब बनता है, जब ये दोनों मिक्स, दोनों ऐड हो जाएं, FeO + Fe2O3 और बनेगा क्या Fe3O4, जिसको हम लोग आयरन 2,3 ऑक्साइड, क्योंकि ये बनता ही है इन दोनों के मिलने से, FeO + Fe2O3 के मिलने से, तो इसको हम लोग Fe3O4 बोलते हैं, जिसका कॉमन नेम है मैग्नेटिक आयरन ऑक्साइड, ठीक है। तो अब आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं रहना चाहिए कि चलिए 2 तरह के ऑक्साइड्स हैं, आयरन 2 आयरन 3, है ना, FeO Fe2O3, अब मिल के बनता है Fe3O4। ज़्यादातर आपको इसका यूज ही आएगा, Fe2O3 ज़्यादातर आपको देखने को मिलेगा, या Fe3O4, FeO के रिएक्शंस कम ही देखने को मिलेंगे आपको, ज़्यादा आपको ये Fe2O3 दिखेगा या Fe3O4 दिखेगा, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट आते हैं बैलेंसिंग, तो हम लोग 2-3 एग्जाम्पल देख ही चुके हैं, बाद में कभी फिर हम लोग क्वेश्चंस और भी कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इसके बाद, अब हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, ठीक है, जो हम लोग को देखना है। केमिकल रिएक्शन क्या है ये हम लोग देख ही चुके, बैलेंसिंग क्या होता है ये भी देख चुके। अब आते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में। यहाँ पर देखिए आपका दिया हुआ है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ये देखिए कॉम्बिनेशन रिएक्शन, फिर है डिकम्पोजिशन रिएक्शन, फिर है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, फिर है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, रिवर्सिबल इरिवर्सिबल तो वैसे आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी देख लेंगे हम लोग, और ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन, नाम से ही पता चल रहा है कॉम्बिनेशन का मतलब क्या है, कंबाइन, जुड़ना, ठीक है। लिखा भी है दोज रिएक्शंस in which 2 or more substances combine to form a single substance are called combination reaction। वैसे reactions जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंस आपस में मिलकर एक सिंगल सब्सटेंस बना लें उसको ही हम लोग कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। तो 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंस जब मिलकर एक सिंगल सब्सटेंस बनाए तो उसको हम लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। जैसे एग्जांपल देखिए, मैग्नीशियम एलिमेंट है, मेटल है, ऑक्सीजन के साथ कंबाइन किया, क्या बनाया, मैग्नीशियम ऑक्साइड। यहाँ पे क्या हुआ,
मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, ठीक है, दो सब्सटेंस, दोनों मिलके क्या बनाया, सिंगल सब्सटेंस। इसी को कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। सिंगल सब्सटेंस बनेगा या सिंगल प्रोडक्ट भी कह सकते हैं। सेम यहाँ देखिए, H2 + O2 H2O कॉम्बिनेशन। हाइड्रोजन जब ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करता है तो क्या बनाता है, वाटर, ठीक है। सिंगल प्रोडक्ट आपको दिख रहा होगा, सिंगल सब्सटेंस दोनों केस में दिख रहा है। इसको ही हम लोग कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। इसको ही हम लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। हाइड्रोजन एक एलिमेंट है जो एक गैस भी है और बहुत जल्दी एक्सप्लोजिवली, मतलब बहुत ज़बरदस्त तरीके से, विस्फोटक तरीके से जलता है ये, ठीक है। इधर ऑक्सीजन की बात करें, ऑक्सीजन एक एलिमेंट है और ये खुद तो नहीं जलेगा, लेकिन इसके बिना बाकी चीज़ें जल नहीं सकती, ठीक है। और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन करके बनाते हैं क्या, वाटर, जो कि फायर को बुझाने में हेल्प करते हैं। ये हम पहले भी बताए थे आपको, है ना, कि देखिए हाइड्रोजन आग तुरंत पकड़ेगा, ऑक्सीजन के बिना आग हो नहीं सकता, जल नहीं सकता, और जो H2O बना वो आग बुझाने में मदद करता है, जो कि हमने बताया था कि जब कंपाउंड बनता है तो एलिमेंट का प्रॉपर्टी ख़त्म हो जाता है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर H2O बना, है ना, और जो H2O बना उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का प्रॉपर्टी ही नहीं है, बिल्कुल नया प्रॉपर्टी, ठीक है। ये रिएक्शन के दौरान होता है, केमिकल रिएक्शन। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन का मतलब क्या है कि दो सब्सटेंस मिलकर एक नया सब्सटेंस बना दें। इसके बहुत सारे एग्जांपल्स हम लोग देख सकते हैं, देखिए, जैसे ये कार्बन + ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, कार्बन + ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड, ये भी आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, ठीक है। यहाँ कार्बन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है, ठीक है। ये कार्बन लिखें, यहाँ देखिए, यहाँ नीचे लिखा हुआ है कोल, क्योंकि कोल में भी क्या होता है, कार्बन ही मौजूद होता है। तो कोल को भी जब हम लोग जलाते हैं तो फाइनली कार्बन डाइऑक्साइड ही बनता है, ठीक है। तो वो भी एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। हाइड्रोजन को हम कंबाइन करें क्लोरीन के साथ तो बनता है हाइड्रोजन क्लोराइड HCl, ठीक है। ये भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, ठीक है। और इससे ही हम लोग हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोजन क्लोराइड बोलिए या हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोलिए, दोनों एक ही चीज़ है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड तो आप जान ही रहे हैं, ठीक है। तो इसी रिएक्शन को यूज़ किया जाता है HCl बनाने में या हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाने में, ठीक है। एक और रिएक्शन, सोडियम को क्लोरीन से रिएक्ट कराइएगा तो सोडियम क्लोराइड, NaCl कॉमन सॉल्ट जो हम लोग यूज़ करते हैं, ये भी एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, ठीक है। यहाँ आप देख सकते हैं, सोडियम को क्लोरीन में अगर हम लोग बर्न करते हैं तो सोडियम क्लोराइड बनता है। उसी तरह से आयरन और सल्फ़र को अगर आप हीट करें तो FeS बनता है, ठीक है। आयरन सल्फाइड देखिए ब्लैक, ये देखिए यहाँ दिया भी है, आयरन + सल्फ़र कॉम्बिनेशन आयरन सल्फाइड, ये देखिए आयरन + सल्फ़र का रिएक्शन, और यह यहाँ पर क्या बना, आयरन सल्फाइड, ठीक है। इसको भी हम लोग क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ है, जितने भी एग्जाम्पल हम लोग लिए उसमें क्या देखें, 2 एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल कंपाउंड, ठीक है। अभी जितने भी आपने रिएक्शंस देखे सारे जगह पे आप देख लीजिए, कार्बन + ऑक्सीजन, हाइड्रोजन + क्लोरीन, सोडियम + क्लोरीन, हर जगह पे आप देख रहे हैं 2 एलिमेंट कंबाइन करके एक कंपाउंड बना रहा है, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ एलिमेंट्स ही कंबाइन करके नया कंपाउंड बना रहा है, कभी कभी आप देखिएगा कि 2 कंपाउंड मिलके भी एक नया कंपाउंड बना देता है। इसलिए कॉम्बिनेशन रिएक्शन के डेफिनेशन में हम लोग क्या बोलते हैं कि व्हेन 2 और मोर देन 2 सब्सटेंसेस, हमने ये नहीं कहा कि व्हेन 2 और मोर देन 2 एलिमेंट्स, ये नहीं कह रहे हम कह रहे हैं व्हेन 2 और मोर देन 2 सब्सटेंसेस। तो ये चीज़ आपको दिमाग में रखना होगा, ठीक है। अब एक रिएक्शन देख लेते हैं, ये एक थोड़ा इंपॉर्टेंट रिएक्शन भी है, आप जानते हैं, बस ये रिएक्शन आपको पता नहीं होगा पहले। देखिए, कैल्शियम ऑक्साइड जिसको हम लोग लाइम और क्विकलाइम भी कहते हैं, CaO, ये एक मेटालिक ऑक्साइड भी है। जब ये वाटर से रिएक्ट करता है तो ये बनाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, स्लेक्ट लाइम। आप चूना सुने होंगे, तो जब चूना को आप पानी में डालिएगा तो ज़बरदस्त रिएक्शन होता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, काफ़ी हीट इवॉल्व होता है और बनता क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम लोग घर में वाइट वॉशिंग जो होता है, वॉल्स पे जो वाइट वॉशिंग होता है, ठीक है, इसी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से हम लोग वाइट वॉशिंग करते हैं, ठीक है। और यही कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या करता है बाद में, देखिए
जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से आप वाइट वॉशिंग कर दिए वॉल को, तो एयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड है उससे रिएक्ट होकर क्या बनाता है, ये कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर, और इसी कैल्शियम कार्बोनेट के कारण वो जो वॉल है वो काफ़ी चमक देता है, शाइनी जो हम कहते हैं, है ना। तो यहाँ पे ये हो गया आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जो कैल्शियम ऑक्साइड H2O के साथ कंबाइन किया तो बना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये हो गया कॉम्बिनेशन रिएक्शन, क्योंकि दो सब्सटेंस मिलकर एक नया सब्सटेंस बना रहे हैं। ठीक है, सिंगल सब्सटेंस बना रहे हैं। इंपॉर्टेंट ये भी है कि सिंगल सब्सटेंस बना रहे हैं। ठीक है, याद रखिएगा कैल्शियम ऑक्साइड को हम लोग लाइम और क्विकलाइम भी कहते हैं। अब अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ गया व्हेन लाइम और क्विकलाइम इज इज कंबाइंड विद वाटर, तो अब वहाँ कंफ्यूज मत हो जाइएगा कि सर लाइम और क्विकलाइम क्या होता है। कैल्शियम ऑक्साइड को ही हम लोग लाइम या क्विकलाइम कहते हैं। ये फाइनली बनाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको स्लेग लाइम भी कहते हैं। ठीक है, और यही वाइट वॉशिंग में यूज होता है। यही चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ भी है। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और इसको ही हम लोग ब्रश से वाइट वॉशिंग में यूज करते हैं, और फाइनली कैल्शियम कार्बोनेट बनता है, जैसे कि यहाँ पे हम लोग देख भी सकते हैं। इसी को वाइट वॉशिंग कहते हैं। देखिए यहाँ लिखा हुआ है, सिंस दिस प्रोसेस गिव्स अ वाइट व शाइनी अपीयरेंस टू वॉल्स ऑफ ए हाउस, इट इज़ कॉल्ड वाइट वॉशिंग। ठीक है, ये देखिए कैल्शियम ऑक्साइड जब वाटर से रिएक्ट कर रहा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करेगा तो वाइट प्रेसिपिटेट कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है। ठीक है, एक और रिएक्शन यहाँ दिया हुआ है, अमोनिया। देखिए NH3, अमोनिया NH3 प्लस HCl फॉर्म्स अमोनियम क्लोराइड। ये भी एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। ठीक है, अमोनिया प्लस हाइड्रोजन क्लोराइड, ये भी एक, और फॉर्म क्या किया, अमोनियम क्लोराइड। ये भी एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। तो बहुत सारे एग्जांपल्स हमने देखे कॉम्बिनेशन रिएक्शन के। अब आप बोलेंगे सर इतने एग्जांपल्स याद रहेंगे या नहीं, तो आपको वीडियो के साथ साथ नोट्स भी अवेलेबल हैं मेरे टेलीग्राम चैनल पे। उसका लिंक भी मैंने, आप ये यूट्यूब वीडियो जो देखेंगे तो उसका लिंक दिया हुआ है, नीचे कमेंट्स में लिंक दिया हुआ है। तो आप नोट्स में वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल पे जाके नोट्स आप वहाँ से देख सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए, तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन में। देखिए और भी एग्जांपल हैं, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड 2CO प्लस O2 फॉर्म्स 2CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। ये भी एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। कार्बन मोनोऑक्साइड ऑक्सीजन से रिएक्ट किया तो कार्बन डाइऑक्साइड बनाया। उसी तरह से सल्फर डाइऑक्साइड SO2 ऑक्सीजन से रिएक्ट कराया तो सल्फर डाइऑक्साइड बनाया। तो ये सारे आपके कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब नेक्स्ट रिएक्शन जो हम लोग देखेंगे वो है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन का जस्ट उल्टा होता है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में हम लोग देखे थे कि दो सब्सटेंस मिलकर नया सब्सटेंस बनाता है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन जस्ट उल्टा है। यहाँ पर ये जो आपका सब्सटेंस है, सिंगल रिएक्टेंट भी कह सकते हैं, वो अपने प्रोडक्ट में टूट जाता है या अपने कॉन्स्टिट्यूएंट्स में टूट जाता है। लिखा भी है, दोज रिएक्शन इन विच अ कंपाउंड स्प्लिट्स अप इनटू टू मोर सिंपलर सब्सटेंस आर नोन एज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। और डिकम्पोजिशन रिएक्शन के लिए हमेशा एनर्जी का ज़रूरत पड़ेगा। जैसे कॉम्बिनेशन रिएक्शन में ज़्यादातर एनर्जी प्रोड्यूस होता है, हीट एनर्जी। डिकम्पोजिशन रिएक्शन में जस्ट उल्टा है, बिना एनर्जी के वो रिएक्शन होगा ही नहीं। ठीक है, जैसे कि यहाँ आप कैल्शियम कार्बोनेट अभी हम लोग लास्ट देखे भी थे कैसे बना था। कैल्शियम कार्बोनेट को लाइमस्टोन भी कहते हैं। ठीक है, इसको जब आप हीट करेंगे तो ये लाइम कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है। तो ये आपका डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। जब कैल्शियम कार्बोनेट को आप हीट किए तो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज हुआ ना, तो इसको हम लोग कहते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। क्यों? क्योंकि सिंगल सब्सटेंस अपने कंपोनेंट में टूट गया। ठीक है, इसी को डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट को हम लोग लाइमस्टोन भी कहते हैं। ठीक है, और ये जो कैल्शियम ऑक्साइड जो ऑब्टेन होता है ये हम लोग क्या करते हैं, इंडस्ट्री में यूज भी होता है। जैसे देखिए लिखा है, फॉर एग्जांपल कैल्शियम ऑक्साइड इज यूज्ड ऑन अ लार्ज स्केल इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सीमेंट एंड ग्लास। सीमेंट और ग्लास को बनाने में भी इनका यूज होता है। कैल्शियम कार्बोनेट कुछ इस तरह का दिखता है, कैल्शियम ऑक्साइड कुछ इस तरह का, और ये आपका लाइम किल्न है जहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट को हम लोग डिकम्पोज करते हैं कैल्शियम ऑक्साइड में। तो ये एक रिएक्शन हुआ जहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट कहाँ टूटा, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। डिकम्पोज का मतलब टूटना, ब्रेक होना।
हीट के कारण। जब डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है हीट के कारण उसको हम थर्मल डिकम्पोजिशन भी कहते हैं। ठीक है, जैसे देखिए लिखा है व्हेन अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज कैरिड आउट बाय हीटिंग इट इज़ कॉल्ड थर्मल डिकम्पोजिशन, उसको हम लोग थर्मल डिकम्पोजिशन कहते हैं। ठीक है, एक और एग्जांपल ले सकते हैं, पहले भी देखे हम लोग। पोटाशियम क्लोरेट 2KClO3, इसको हीट कीजिए आप, बनेगा क्या, KCl3O2, पोटाशियम क्लोराइड प्लस ऑक्सीजन। और ये जो रिएक्शन है ये लैब में यूज होता है ऑक्सीजन को बनाने के लिए, क्वेश्चन भी आ जाता है कभी कभी। दिस डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज यूज फॉर प्रिपेयरिंग ऑक्सीजन गैस इन द लेबोरेटरी। ठीक है, उसी तरह से एक होता है फेरस सल्फेट जिसका कलर होता है ग्रीन। इसको आप हीट करेंगे तो ये टूटेगा, Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड कलर ब्राउन, प्लस सल्फर डाइऑक्साइड प्लस सल्फर ट्राइऑक्साइड। देखिए फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स हैं, कलर ग्रीन, और ये है आपका फेरिक ऑक्साइड। जब आप इसको हीट करते हैं तब ये भी एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। ठीक है, अब आप कहेंगे कि सर ये फेरस सल्फेट या ये भी फेरस सल्फेट है, ठीक है, तो इसका कलर ग्रीन क्यों है? ठीक है, इसका कलर ग्रीन क्यों है? ठीक है, तो होता क्या है कि ये जो आपका ये भी एक तरह का डिकम्पोजिशन रिएक्शन ही है। ये फेरस सल्फेट क्रिस्टल जो है एक्चुअली होता क्या है, इसका एक्चुअल फार्मूला FeSO4.7H2O, एक्चुअल फार्मूला ये है FeSO4.7H2O। ठीक है, इसमें 7 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है और इसी के कारण इसका कलर ग्रीन है। ठीक है, यानी कि FeSO4 को जब आप हीट करते हैं ग्रीन कलर, तो ये टूटा फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। ये भी एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, थर्मल डिकम्पोजिशन, क्योंकि हीट आप यहाँ पर कर रहे हैं। ठीक है, कभी कभी हम लोग क्या होता है, इस बुक में तो अभी वो चीज़ नहीं दिया हुआ है, होता क्या है जैसे आप इस फेरस सल्फेट को आप ग्रीन कलर है ना, इसको जब आप हीट कर रहे हैं तो ये पहले बनता है FeSO4 7H2O, यहाँ लिख देते हैं, यहाँ पर FeSO4 + 7H2O भी हम कह सकते हैं। ठीक है, तो ये जो आपका FeSO4 है ये वाइट कलर का होता है। ठीक है, जैसे आप इसको हीट किए तो ये ब्रेक हो जाता है FeSO4 + 7H2O। इस FeSO4 को हम लोग एनहाइड्रस भी कहते हैं क्योंकि इससे वाटर निकल चुका है और ये वाइट कलर का हो गया। इसमें वाटर था इसलिए ग्रीन कलर का था। ठीक है, तो FeSO4.7H2O लिखा अगर है, FeSO4.7H2O, तो वो ग्रीन कलर है, फेरस सल्फेट। सिर्फ FeSO4 है तो वो वाइट है, वो भी फेरस सल्फेट है बट वो वाइट है। ठीक है, और इसको जब हम लोग हीट करते हैं तो फाइनली ये बनता है Fe2O3 SO2 SO3। ठीक है, और इसको भी हम लोग थर्मल डिकम्पोजिशन ही कहेंगे क्योंकि हीट के कारण होता है। एक सेटअप भी लैब में इस तरह का सेट होके काम हो सकता है, कैसे डिकम्पोज करते हैं हम लोग। ठीक है, जो आपका गैस बनेगा SO2 SO3, इसका स्मेल होता है बर्निंग सल्फर का। ठीक है, तो ये एक आपका एग्जाम्पल हुआ थर्मल डिकम्पोजिशन का। ठीक है, उसी तरह से एक रिएक्शन और देख सकते हैं हम लोग। देखिए लेड नाइट्रेट PbNO3(2), इसको जब हीट करेंगे तो बनेगा लेड मोनोऑक्साइड येलो कलर, 4NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ब्राउन फ्यूम्स, ऑक्सीजन O2। इस रिएक्शन की खासियत है कि इसमें नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बन रहा है जिसका फ्यूम्स ब्राउन होता है। ये भी एक थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। ठीक है, लेड नाइट्रेट कलरलेस होता है लेकिन लेड मोनोऑक्साइड जो है येलो है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ब्राउन फ्यूम्स और ऑक्सीजन। ये भी आपका एक एग्जाम्पल है थर्मल डिकम्पोजिशन का। इस सब को हम लोग थर्मल डिकम्पोजिशन ही कह रहे हैं क्योंकि ये आपका हीट के कारण हो रहा है। ठीक है, आज हम लोग थर्मल डिकम्पोजिशन तक ही रहने देते हैं। 2 डिकम्पोजिशन रिएक्शंस और हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन, फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन, वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे क्योंकि इतने देर आप देख लें यही काफ़ी है ना। और जितना हो सके आप इस लिंक को शेयर भी कर सकते हैं ताकि बाकी स्टूडेंट्स को भी हेल्प मिले। और जिनको भी नोट्स चाहिए तो आप देखिएगा नीचे कमेंट सेक्शन में नोट्स का लिंक दिया हुआ है, आप उसको वहाँ से टेलीग्राम चैनल पे जाकर लिंक से नोट्स देख सकते हैं। ओके, थैंक यू।